नमस्कार, क्या बोलती दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। 2019 के बाद एक बार फिर से आतंकी पुलवामा 2 की फिराक में थे, लेकिन इस बार सुरक्षा बलों की चौकसी के चलते आतंकी अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सके और सुरक्षा बलों ने एक बड़ा हमला होने से टाल दिया है। फिलहाल इलाके में छुपे आतंकियों की तलाश की जा रही है और जांच एनआईए को सौंप दी गई है। एक रिपोर्ट देखिए। दो 2019 के पुलवामा हमले के बाद आतंकियों की ओर से एक बार फिर से पुलवामा 2 को अंजाम देने की नापाक कोशिश की गई, लेकिन इस बार सुरक्षा बलों ने आतंकियों की यह कोशिश नाकाम कर दी। दरअसल पुलवामा में एक गाड़ी में बड़ी मात्रा में आईईडी लाया गया था, जिसे सुरक्षा बलों ने ट्रैक कर उसे डिफ्यूज कर दिया। अब इसी मसले पर जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने दावा किया कि इस हमले के जरिए सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की बड़ी साजिश थी। जैश और हिजबुल ने रची थी साजिश। वही आईजी के मुताबिक पिछले एक सप्ताह में उन्हें इनपुट्स मिल रहे थे कि जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन मिलकर इस तरह का हमला कर सकते हैं, जिसके बाद हम लगातार ट्रैकिंग पर लगे हुए थे और बुधवार शाम को पुलिस ने सेना सीआरपीएफ की मदद से गाड़ी का पीछा किया। इसके बाद हमने नाके पर वार्निंग फायरिंग की, लेकिन आतंकी ने गाड़ी को नहीं रोका। इसके बाद हमने अगले नाके पर फायरिंग की, क्योंकि वहां अंधेरा था, इसीलिए आतंकी वहां से भाग निकला। इसके बाद हमने गाड़ी का पीछा किया और उसे जब्त कर लिया। पुलवामा 2 करने की फिराक में थे आतंकी। वहीं आतंकी गाड़ी को छोड़कर भाग चुका था और जब सुरक्षा बलों ने गाड़ी की जांच की तो पता चला कि उसमें भारी मात्रा में आईईडी लगा हुआ है। इसके बाद सुरक्षा बलों ने आईईडी को चेक किया और उसे डिफ्यूज कर दिया। आईजी के मुताबिक आतंकी एक बड़े हमले की साजिश में थे, जिसे नाकाम कर दिया गया। पुलवामा पुलिस ने आर्मी, सीआरपीएफ और एसओजी पार्टी का डिफरेंट नाका लगाया और आए गुण में जब उसी गाड़ी में जिसका खबर था, जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे फोर्स ने वार्निंग फायर दिया। वार्निंग फायर करने के बावजूद मिलिटेंट गाड़ी घुमा के वहाँ से भागा। अगला नाका पार्टी भी उस पर फायरिंग किया, वार्निंग फायरिंग किया, तो उस जगह मिलिटेंट चूँकि अंधेरा था, गाड़ी को छोड़ के वहाँ से भाग गया। हमारी पार्टी दूर से लाइट से देखा तो कुछ सस्पिशियस लगा और जब गाड़ी का सेम नंबर मिला जिसको एक्सपेक्टेड कर रहे थे हम लोग, तो कॉर्डन को टाइट कर दिया और फर्स्ट लाइट का वेट करा। और आज मॉर्निंग में अपना बीटी स्क्वाड गया, जब उसने देखा कि इसमें आईडी एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है, तो हमारी टीम वहाँ जाके उसमें आर्मी, सीआरपी, पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से उसको डिफीट किया। और इस ढंग से पुलवामा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स के मदद से इस बहुत बड़े हादसा होने से रोक लिया। मैं पुलिस को और पैरामिलिट्री सीआरपीएफ को, आर्मी को बधाई देता हूं कि सबों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। पहले से मिल गए थे हमले के इनपुट। जैसा कि हम लोगों को इत्तला था कि जैश मोहम्मद का मिलिटेंट इस कार्रवाई को करने वाला था और यह जंग बदर के दिन ही करना था, क्योंकि उस टाइम में हम लोग बहुत सारी कार्रवाई प्रिवेंटिव मेजर लिए, बहुत सारे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किए। तो हम लोग के प्रिवेंटिव और ऑफेंसिव ऑपरेशन के चलते उस टाइम में नहीं कर पाया और पिछले कल मॉर्निंग से ये खबर काफ़ी डेवलप होने लगा था। तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं जो आदिल जो है एचएम के मिलिटेंट है, लेकिन जैश के साथ भी चलता है, और जो फौजी भाई है पुलवामा में जो पाकिस्तानी मिलिटेंट है, जैश के कमांडर है, ये तीनों मिलके इसको अंजाम दे रहा था। गाड़ी में था करीब 40 से 45 किलो विस्फोटक। गौरतलब है कि सेना लगातार जम्मू कश्मीर में
आतंकियों को खदेड़ रही है और कई बड़े आतंकी इस दौरान मुठभेड़ में मारे गए। आतंकियों के सफाए पर सीमा पार से पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका तिलमिलाए हुए हैं और वो आतंकियों की मौत का बदला लेने के लिए एक बार फिर से पुलवामा में एक बड़ा आतंकी हमला करना चाहते थे, लेकिन भारतीय सेना की मुस्तैदी के चलते आतंकी इसमें कामयाब नहीं हो सके। आपको बता दें, पिछले साल भी पुलवामा में इसी तरह का आतंकी हमला हुआ था। तब भी एक आतंकी गाड़ी में विस्फोटक को लेकर सुरक्षा बलों के काफिले में जा घुसा। तब उस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के करीब 45 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के बाद भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। पाकिस्तान में घुसकर सैकड़ों आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया था। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की साजिश को नाकाम करते हुए इस्तेमाल की गई गाड़ी को आईडी ब्लास्ट करके सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिली थी कि एक गाड़ी के अंदर आईडी प्लांट की गई है और एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है, लेकिन समय रहते सुरक्षा एजेंसियों ने इसके बारे में पता लगाया और उस आतंकी साजिश को नाकाम किया। वहीं इस हमले की जांच का जिम्मा जो है वो एनआईए को सौंप दिया गया है। ये कहीं ना कहीं पुलवामा जैसा हमला फिर से दोहराने की फिराक में थे, लेकिन समय रहते पता चल गया और आतंकियों के मंसूबे पर पानी फिर गया। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, ANB न्यूज, जम्मू। वहीं कोरोना वायरस को लेकर जारी तनाव के बीच ट्रंप प्रशासन ने मुस्लिम कार्ड खेलते हुए चीन को पटखनी देने का प्लान बना लिया है। दरअसल अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने बुधवार को उइगर मुस्लिमों का उत्पीड़न करने के जिम्मेदार चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को भारी बहुमत से मंजूरी दे दी है। अब इस बिल को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी के लिए व्हाइट हाउस भेजा गया है। यह रिपोर्ट देखिए। वायरस के चलते चीन और अमेरिका पहले से आमने सामने है और इसी बीच अमेरिका के एक कदम से चीन और भी ज्यादा भड़क सकता है। अमेरिकी कांग्रेस ने उइगर मुस्लिमों को हिरासत में लेने से चीनी अधिकारियों को रोकने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है। दरअसल अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने बुधवार को चीन के पश्चिमी क्षेत्र शिनजियांग में उइगर मुसलमानों को हिरासत में रखने और प्रताड़ित करने के लिए चीनी अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंधों का आह्वान करते हुए बिल पारित किया। ये बिल अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास भेजा गया है। वहीं रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कांग्रेस में ट्रंप के साथी रिपब्लिकन सदस्यों ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि राष्ट्रपति ट्रंप बिल पर हस्ताक्षर करेंगे। हालांकि व्हाइट हाउस ने अभी तक यह संकेत नहीं दिया है कि ट्रंप ऐसा करेंगे या नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक यह बिल चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर और अन्य मुस्लिम समूहों के दमन के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ प्रतिबंधों का आह्वान करता है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि शिविर में 10 लाख से अधिक मुसलमानों को हिरासत में लिया गया है। वहीं इसके पहले बिल के पास होने के बाद अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेटर मार्को रूबियो ने कहा कि कांग्रेस ने स्पष्ट संदेश दिया कि चीनी सरकार ऐसा किसी भी तरह का काम नहीं कर सकती है। उधर हाउस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने भी एक बयान में कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस बीजिंग के उइगरों के खिलाफ मानवाधिकार के हनन के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। मालूम हो कि अमेरिका और चीन के बीच पिछले कुछ समय से तनाव बढ़ चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस महामारी के लिए लगातार चीन को दोषी ठहरा रहे हैं। माना जा रहा है कि उइगर मुस्लिमों से संबंधित यह बिल
चीन और अमेरिका के बीच और भी ज्यादा तनाव को बढ़ा सकता है। फिलहाल अब निर्णय डोनाल्ड ट्रंप को लेना है। कौन है उइगर? दरअसल इस्लाम को मानने वाले उइगर समुदाय के लोग चीन के सबसे बड़े और पश्चिमी क्षेत्र शिनजियांग प्रांत में रहते हैं। चीन में उइगर की आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है। कई मानवाधिकार समूह का कहना है कि कम से कम 10 लाख उइगर और अन्य तुर्की मूल के मुस्लिमों को चीन के उत्तर पश्चिम में स्थित शिनजियांग प्रांत के शिविरों में रखा जा रहा है। क्या है उत्पीड़न का मामला? भले ही चीन पूरी दुनिया में मानवाधिकारों की बात करे, लेकिन सच ये है कि चीन उइगर मुसलमानों पर लगातार अत्याचार कर रहा है और इसका खुलासा द न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद लीक दस्तावेजों के माध्यम से किया। इसमें बताया गया कि कैसे राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जरा भी दया न दिखाने का आदेश दिया। बता दें, पिछले साल द न्यूयॉर्क टाइम्स की ओर से हासिल किए गए 403 पन्नों वाले सीक्रेट दस्तावेज में कम्युनिस्ट पार्टी के बेहद ही गोपनीय लेकिन विवादास्पद कार्रवाई के बारे में बताया गया। अखबार के मुताबिक ये दस्तावेज चीनी राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े एक अनाम व्यक्ति ने लीक किए। इसके अलावा ऐसी कई रिपोर्ट्स आई जिसमें दावा किया गया कि चीन ने आतंकवाद और धार्मिक चरमपंथ से लड़ने के बहाने मुसलमानों को शिविरों में रखा और उनका कथित ब्रेन वॉश किया। इन रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद चीन की आलोचना हुई और अब अमेरिकी कांग्रेस ने बाकायदा बिल भी पारित कर दिया है। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANP न्यूज। वहीं देश के वर्तमान हालातों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने ऑनलाइन कैंपेन शुरू किया है, जिसके तहत वो सरकार से मजदूरों को राहत देने की मांग कर रहे हैं। और इसी कड़ी में गुरुवार को कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने स्पीक अप इंडिया के तहत केंद्र की मोदी सरकार को जमकर घेरा और मजदूरों को राहत देने की मांग की। यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना संकट के बीच कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर है। गुरुवार को कांग्रेस की ओर से ऑनलाइन कैंपेन चलाया गया, जिसे स्पीक अप इंडिया नाम दिया गया। इसी कार्यक्रम के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोविड के कारण देश में आज एक तूफान आया है। गरीब जनता को चोट लगी है, मजदूरों को भूखा प्यासा सड़कों पर चलना पड़ रहा है। छोटे कारोबार रीढ़ की हड्डी हैं, जो कि बंद हो रहे हैं और ऐसे में आज हिंदुस्तान के लोगों को कर्ज की जरूरत नहीं है, बल्कि पैसे की जरूरत है। भाइयों बहनों, कोविड के कारण हिंदुस्तान में आज एक तूफान आया हुआ है। सबसे ज्यादा चोट गरीब जनता को लगी है। मजदूरों को हजारों किलोमीटर पैदल भूखा प्यासा चलना पड़ा और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो इस देश को रोजगार देते हैं, वो एक के बाद एक बंद हो रहे हैं। हिंदुस्तान को कर्ज की जरूरत नहीं है। आज हिंदुस्तान को पैसे की जरूरत है, गरीब जनता को पैसे की जरूरत है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी एक आवाज से सरकार से 4 मांगे कर रही है। पहली मांग, हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में महीने का 7,500 रुपए 6 महीने के लिए डाला जाए। मनरेगा को 100 दिन नहीं बल्कि 200 दिन के लिए चलाया जाए। जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनके लिए तुरंत एक पैकेज तैयार किया जाए और जो हमारे मजदूर आज सड़कों पे खड़े हैं, वापस घर की ओर लौट रहे हैं, उनको लौटाने के लिए एकदम
सुविधा दी जाए। धन्यवाद। वहीं राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर इस तरह का वीडियो डाला, जिसमें उन्होंने कहा कि आज गरीब मजदूर मुश्किल में है और सरकार उसकी मदद नहीं कर रही है। देखिए, मैं खास एक आग्रह करना चाहती हूँ सब राजनीतिक पार्टियों को, लेकिन महत्वपूर्ण तरह से भाजपा के नेताओं को, राजनीति बंद करिए। ये राजनीति का समय नहीं है, ये वो समय है जब पूरा देश इकट्ठा होना चाहिए, जब हर राजनीतिक पार्टी के नेता सबको इकट्ठा होकर अपनी अलग अलग राजनीतिक परहेजों को दूर करके, अपनी विचारधारा के जो डिफरेंसेस हैं उनको दूर करके हम सबको इकट्ठा होकर लोगों की मदद करनी है। वहीं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी स्पीक अप इंडिया के तहत एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीने से कोरोना वायरस के चलते पूरा देश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। आजादी के बाद पहली बार दर्द का मंजर सबने देखा कि लाखों मजदूर नंगे पांव भूखे प्यासे हजारों किलोमीटर पैदल चलकर घर जाने के लिए मजबूर हुए। उनकी पीड़ा और सिसकी को देश के हर दिल ने सुना, लेकिन शायद सरकार ने नहीं। देश की आज़ादी के बाद पहली बार दर्द का वो मंजर सबने देखा कि लाखों मजदूर नंगे पांव भूखे प्यासे बगैर दवाई और साधन के सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलकर घर वापस जाने को मजबूर हो गए। उनका दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी सिसकी देश में हर दिल ने सुनी, पर शायद सरकार ने नहीं। वहीं इसके साथ ही कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष ने केंद्र सरकार से मजदूरों की मदद के लिए खजाना खोलने की अपील की। उन्होंने हर परिवार को 6 महीने तक 7,500 रुपए प्रति माह देने की मांग की है। हमारा केंद्र सरकार से फिर आग्रह है कि खजाने का ताला खोलिए और जरूरतमंदों को राहत दीजिए। हर परिवार को 6 महीने के लिए 7,500 रुपए प्रतिमाह सीधे कैश भुगतान करें और उसमें से 10,000 रुपए फौरन दें। गौरतलब है कि कांग्रेस लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की समस्याओं को लेकर लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर आक्रामक रुख इख्तियार किए हुए है। जहां कांग्रेस मोदी सरकार की ओर से जारी किए गए आर्थिक पैकेज को लेकर हमले कर रही है, तो वहीं मोदी सरकार कांग्रेस पर राजनीति के आरोप लगा रही है। फिलहाल देश की 2 बड़ी पार्टियां मजदूरों की समस्याओं को लेकर आमने सामने है, लेकिन दूसरी तरफ मजदूर इस राजनीति का शिकार हो रहा है। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। उधर चीन के वुहान शहर से निकला कोरोना वायरस अब पूरी दुनिया में कोहराम मचा रहा है। जहां अमेरिका इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है, तो वहीं एशियाई देशों में अब भारत टॉप पर पहुंच रहा है। लगातार बढ़ते इस संक्रमण से अब पूरी दुनिया बेहाल हो चुकी है। यह रिपोर्ट देखिए। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस इस समय तांडव बरपा रहा है। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के साथ ही अब ये वायरस
एशियाई देशों पर अपना असर दिखा रहा है। एशियाई देशों की बात करें तो भारत इस लिस्ट में टॉप पर आ चुका है। भारत में गुरुवार शाम तक 1,60,000 ज्यादा मामले सामने आ चुके थे और वो तुर्की को पीछे छोड़कर टॉप पर पहुंच चुका है। आपको बता दें, भारत में अब जहां कोरोना मरीजों की संख्या 1,60,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है, तो वहीं तुर्की अब इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। इसी तरह ईरान तीसरे और चौथे नंबर पर चीन पहुंच चुका है, जबकि दूसरे नंबर पर तुर्की है जहां संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1.5 लाख से ज्यादा है, तो वहीं चीन में यह आंकड़ा 80,000 से ज्यादा है। वहीं इसके अलावा अगर अन्य देशों की बात करें तो इस लिस्ट में अमेरिका टॉप पर है, जबकि ब्राजील के हालात भी काफी खराब हो चुके हैं। जरा इन आंकड़ों को देखिए। अमेरिका में इस समय 17,47,781 संक्रमित हैं, जबकि ब्राजील में 4,14,661 संक्रमित मरीज हैं। रूस में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगभग 3.25 लाख है, जबकि स्पेन में 3.25 लाख, यूके में 2,67,240 संक्रमित मरीज हैं, जबकि इटली में 2,30,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज हैं। वहीं फ्रांस में 1,80,000 से ज्यादा और जर्मनी में भी 1,80,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज हैं। तो ये वो देश हैं जहां कोरोना वायरस अपना प्रचंड रूप दिखा रहा है। आपको बता दें, पूरी दुनिया में इस समय 20 देश ऐसे हैं जहां 50,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हैं और यहां निरंतर मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। चीनी वायरस ने मचाई पूरी दुनिया में तबाही। गौरतलब है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस तेजी से पांव पसार रहा है। हर रोज 4,000 से लेकर 5,000 तक लोगों की मौत हो रही है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, चीन के वुहान शहर से निकला ये वायरस दुनिया के 210 से भी ज्यादा देशों में फैल चुका है। हालांकि 20 से ज्यादा देश कोरोना मुक्त हुए हैं, जो कि एक राहत भरी खबर है। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANP न्यूज। वहीं कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत को घेरने की फिराक में जुटे पाकिस्तान को हर बार मुंह की खानी पड़ती है। ताजा झटका उसे मालदीव और UAE ने दिया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तमाम कोशिशें बेकार साबित हो रही हैं। संयुक्त राष्ट्र में इस्लामोफोबिया पर इस्लामिक सहयोग संगठन के राजदूतों का एक अनौपचारिक समूह बनाने की पाकिस्तान की मुहिम को मुस्लिम देशों ने ही खारिज कर दिया। वहीं पाकिस्तानी अखबार डॉन ने एक राजनयिक सूत्रों के हवाले से लिखा कि संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने इस्लामिक सहयोग संगठन के प्रतिनिधियों की वर्चुअल बैठक में इस्लामोफोबिया का मुद्दा उठाया और एक समूह बनाने की मांग की, लेकिन UAE और मालदीव ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। दरअसल ये इस्लामिक सहयोग संगठन के सदस्य देशों की नियमित बैठक थी, जिसमें पाकिस्तानी राजदूत ने भारतीय मुसलमानों और कश्मीर को लेकर चिंता जाहिर की और कहा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के हाथों इनका उत्पीड़न हो रहा है। वहीं इसे लेकर पाकिस्तानी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने बैठक में कहा कि भारत में कोरोना वायरस की महामारी के दौरान इस्लामोफोबिया और ज्यादा खुलकर सामने आया है। वहीं इसके साथ ही कश्मीर में गैर कश्मीरियों को बसने की अनुमति देने के फैसले का जिक्र करते हुए पाकिस्तानी दूत ने कहा कि मोदी सरकार वहां की जनसांख्यिकी बदलने की कोशिश कर रही है। वहीं अकरम तमाम आरोप लगाने के बाद यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने OIC सदस्य देशों को आगाह भी किया कि वे भारत से धोखा न खाएं। पाकिस्तानी राजदूत ने भारत पर तमाम आरोप लगाते हुए इस्लामोफोबिया को काउंटर करने के लिए OIC देशों का एक समूह बनाने की बात भी कही, लेकिन मालदीव ने पाकिस्तान का खुलकर विरोध किया। मालदीव की मीडिया के मुताबिक
मालदीव के राजदूत थिलमिजा हुसैन ने भारत को अलग से निशाने पर लेने का विरोध किया और कहा कि दिल्ली पर इस्लामोफोबिया का आरोप लगाना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। इससे दक्षिण एशिया की धार्मिक सौहार्दता को भी नुकसान पहुंचेगा। वहीं इसके अलावा बैठक की अध्यक्षता कर रहे यूएई के राजदूत ने भी पाकिस्तान के अनुरोध को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया पर अनौपचारिक समूह बनाने का फैसला सदस्य देशों के विदेश मंत्री ही ले सकते हैं। दरअसल यूएई और मालदीव ने भारत के पक्ष में खड़े होकर एक बार फिर से अपनी मित्रता दिखाई है और साथ ही पाकिस्तान की एक और मुहिम को नाकाम कर दिया है। जाहिर है कि पाकिस्तान इस्लामोफोबिया के नाम पर गुट बनाकर भारत को निशाने पर लेना चाहता था। इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने मंगलवार को इसे लेकर एक ट्वीट भी किया था, जिसमें कुरैशी ने लिखा था कि पाकिस्तान यूएन और ओआईसी से इस्लामोफोबिया वाली मोदी की हिंदुत्ववादी विचारधारा की आलोचना करने की लगातार अपील करता रहा है। हालांकि कुरैशी ने एक ट्वीट में मोदी पर द्रविड़ियन सर्वश्रेष्ठता की विचारधारा अपनाने का आरोप लगाया, जिसे लेकर वो ट्रोल हो गए। बाद में उन्होंने अपने ट्वीट से द्रविड़ियन शब्द हटाकर हिंदुत्व कर दिया। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ही पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है और वो सभी जगह से मुंह की खाने के बाद अलग अलग एजेंडे अपनाकर भारत को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के झूठ और दोगले रवैये को देखते हुए मुस्लिम देश भी उससे किनारा कर रहे हैं और वो आज भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। और इसी के साथ ही क्या बोलती दुनिया में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज।